शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम था, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो बच्चों? बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे ही रहना। आज फिर मैं आपके कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊँगी, कोई बात नहीं। आपको तो अपना पूरा फोकस टॉपिक पे रखना है, कंटेंट पे रखना है, समझने पर रखना है, ठीक है। कमेंट्स वाली बात हो सकता है कल ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम परसों ठीक हो जाए। आज हम कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो कंप्लीटली फोकस आपका टॉपिक पर होना चाहिए, समझने पर होना चाहिए। सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, हमने जेरोम ब्रूनर के साथ साथ फिर हमने आसुबेल को पढ़ा, हमने कर्ट लेविन को पढ़ा। कर्ट लेविन बोल दो या कुट लेविन बोल दो। और आज हम पढ़ेंगे टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। तो कॉपी पेन निकालने से पहले हम कर लेते हैं माँ सरस्वती का ध्यान। रेडी है आप सभी? तैयार है तो आंखें बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस बेटा, और अब हम करेंगे पढ़ने पर फोकस, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए। टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, ठीक है। और ये सिद्धांत नंबर कौन सा होगा अपना? आई थिंक नंबर 10। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, यहाँ चिन्ह से क्या तात्पर्य है? टॉलमैन का ये कहना है कि बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। किसने कहा? टॉलमैन ने। समझना क्या कहा टॉलमैन ने? कि बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। अब ये चिन्ह क्या है? वातावरणीय उद्दीपकों को क्या नाम दिया गया है? चिन्ह नाम दिया गया है। वातावरणीय उद्दीपकों को किसे कहते हैं? उद्दीपक। वातावरण में उपस्थित प्रत्येक वो चीज, प्रत्येक वो वस्तु जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है, वो चीज क्या कहलाती है? उद्दीपक कहलाती है। तो वापस सुनिए, टॉलमैन का क्या कहना है कि बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह क्या होते हैं? उन्होंने वातावरणीय उद्दीपक को, चिन्ह का मतलब है उद्दीपक, उद्दीपक के माध्यम से अधिगम करता है। वातावरणीय उद्दीपकों को नाम क्या दिया है? चिन्ह नाम दिया है। मतलब कोई भी चिन्ह होगा, कोई भी उद्दीपक होगा, उद्दीपक कह दो, चिन्ह कह दो, तो चिन्ह क्या है? उद्दीपक, ठीक है। अगर नाम पर हम चलें तो टॉलमैन के सिद्धांत का नाम क्या है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। आवाज क्लियर आ रही होगी? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। चिन्ह से तात्पर्य है उद्दीपक। पूर्णाकार का क्या मतलब हुआ? समग्राकृति। समग्राकृति, समझना बात को, ठीक है। उद्दीपक, उद्दीपक की बात कहाँ होती है? एग्जैक्टली उद्दीपक की बात कौन करते हैं? व्यवहारवादी बात करते हैं। किसकी? उद्दीपक की। उद्दीपक की बात कौन करते हैं? व्यवहारवादी करते हैं। समग्राकृति यानी समग्रवाद। समग्रवाद। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण है? कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण है? तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कौन सा सिद्धांत मिश्रण है? टॉलमैन का सिद्धांत, ठीक है। टॉलमैन का सिद्धांत व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण है, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम क्या है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। क्लियर है? ठीक है। तो टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण माना जाता है। चिन्ह से तात्पर्य क्या है? उद्दीपक। उद्दीपक की बात करते हैं व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद में उद्दीपक की बात होती है।
पूर्णाकार से मतलब है समग्राकृति, ठीक है, गेस्टाल्ट समग्राकृति, समग्रवाद। तो टॉलमेन का जो सिद्धांत है वह व्यवहारवाद व समग्रवाद का क्या है, मिश्रण है। तो आप इसके नीचे एक लाइन लिख लें, लिखो व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण, मिश्रण सिद्धांत, ठीक है, या ठीक है, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, या कह दो व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण सिद्धांत, या क्या कह सकते हैं हम, प्रतीक सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, प्रतीक मतलब साइन, साइन थ्योरी, प्रतीक सिद्धांत लिख लो, ठीक है। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत हो गया, व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण हो गया, प्रतीक सिद्धांत हम इसे कह सकते हैं, साइन थ्योरी हम इसे कह सकते हैं, ठीक। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, या अव्यक्त कह दो, या गुप्त अधिगम सिद्धांत, गुप्त अधिगम सिद्धांत, लैटेंट लर्निंग, लैटेंट लर्निंग थ्योरी, ठीक है। अव्यक्त सिद्धांत कह सकते हैं, अव्यक्त कह दो, या गुप्त अधिगम सिद्धांत हम कह सकते हैं, ठीक है। लेटेंट लर्निंग थ्योरी इसे कहा जा सकता है, लिखते चले जाओ, ठीक। या हम क्या कह सकते हैं, या उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग थ्योरी, उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ज्ञान का मानचित्र, ठीक है, ज्ञान का मानचित्र, या हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक मानचित्र, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, लिख लो जल्दी जल्दी, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, ठीक है। मानचित्र कह सकते हैं, नक्शा कह सकते हैं, क्या क्या मिटा, मानचित्र कह सकते हैं, नक्शा सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में कह सकते हैं इसे कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी। बहुत सारे नाम है बेटा, और ये सारे नाम अभी समझ में आ जाएंगे, देख लो। पहला नाम क्या है, देखो इधर, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, व्यवहारवाद व समग्रवाद का मिश्रण सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, अव्यक्त या गुप्त अधिगम सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत, या कह दो संज्ञानात्मक मानचित्र या नक्शा सिद्धांत। इतने सारे नाम हैं पहले तो पहले तो आपको सबसे पहले इतने सारे नाम आपको लिख लेने हैं, ठीक है।
लिख लीजिए सभी। पहले इतने सारे नाम लिख लिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर इतने सारे नाम लिखो पहले, फिर मैं आपको इनको सबको समझाने वाली हूँ। लिख लिया तो आगे लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो। टॉलमैन ने, लिखिए, टॉलमैन ने या टॉलमैन के अनुसार, टॉलमैन के अनुसार बालक चिन्हों के माध्यम से, बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है, चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। अधिगम करता है। नेक्स्ट लाइन, टॉलमैन ने वातावरणीय उद्दीपकों को टॉलमैन ने वातावरणीय उद्दीपकों को चिन्ह नाम दिया है, चिन्ह नाम दिया है, चिन्ह नाम दिया है। वातावरण उद्दीपकों को चिन्ह नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। टॉलमैन के अनुसार सीखने की क्रिया में उद्देश्य का विशेष महत्व होता है, उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। उनके अनुसार प्राणी की सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती हैं। प्राणी की सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो। टॉलमैन ने 1932 में 1932 में चूहों पर प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के दो समूह बनाए। ए और बी। पहले यहां तक की बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हमने क्या लिखा? टॉलमैन के अनुसार बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। किसके माध्यम से? चिन्हों के माध्यम से। अब चिन्ह क्या है? वातावरणीय उद्दीपकों को क्या नाम दिया है? चिन्ह नाम दिया है वातावरणीय उद्दीपकों को। क्लियर? टॉलमैन के अनुसार उद्देश्य का विशेष महत्व होता है कि प्राणी की कोई भी क्रिया उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती है। आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे उद्देश्य है। कोई भी क्रिया हम करें, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है। ऐसा ही कहना है किसका? टॉलमैन का, कि प्राणी की कोई भी क्रिया उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती है। टॉलमैन ने 1932 में चूहों पर प्रयोग किया। किस पर? चूहों पर। उन्होंने चूहों को दो ग्रुप में बांट दिया, ए और बी। अब प्रयोग क्या किया? ये सिंपली आप सुनेंगे। प्रयोग क्या किया? सुन लो, लिखना कुछ नहीं, सुन लेना है। देखो, एक क्या बनाई? मेज, भूल भुलैया। ठीक है, भूल भुलैया। ये भूल भुलैया बना दी गई।
ठीक है, पहले देखो 2 ग्रुप में बांटे थे, यहां ग्रुप ए के चूहे आ गए, है ना, ग्रुप ए के चूहे, और यहां पर ग्रुप बी के चूहे। ठीक है, क्लियर। ग्रुप ए के चूहे, ग्रुप बी के चूहे, 2 मेज हैं ये, 2 मेज। ग्रुप ए के चूहों के लिए यहां क्या रख दिया गया, भोजन। ठीक है, यहां क्या रख दिया गया, भोजन, ये भोजन है, जबकि यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, ग्रुप ए के चूहों के पास तो क्या है, भोजन है, मतलब उनके लिए तो भोजन अवेलेबल है, बट ग्रुप बी वालों के लिए भोजन अवेलेबल नहीं है। अब ग्रुप ए के चूहे बिल्कुल भोजन की तलाश में आगे बढ़ेंगे। क्या भोजन से खुशबू आती है, सुगंध आती है? डेफिनेटली आती है। तो जैसे वो यहाँ चलना शुरू करेंगे, उन्हें सुगंध आती चली जाएगी, तो वो रास्ता खोजते चले जाएंगे, रास्ता खोजेंगे, सुगंध आ रही है, सुगंध और तेज होती चली जा रही है, वो रास्ता खोजेंगे, रास्ता खोजेंगे, रास्ता खोजेंगे, रास्ता खोजेंगे, और भोजन तक पहुंच जाएंगे। ठीक। ग्रुप बी के चूहे, भूल भुलैया तो बनी हुई है, चलना तो शुरू करेंगे, लेकिन इनको कोई सुगंध नहीं आ रही है, इसलिए अपनी मस्ती में गलत चलेंगे, फिर इधर मुड़ेंगे, फिर चलेंगे, हाँ फिर रास्ता किधर है, अच्छा अच्छा इधर रास्ता है ना, क्योंकि उनको कोई सुगंध नहीं आ रही कि वो ये जज कर सके कि यस उन्हें तीव्रता से आगे बढ़ने की चाह हो, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो उद्देश्य मिल गया, चूहों को उद्देश्य मिल गया कि सुगंध आ रही, जरूर भोजन मिलने वाला है, भोजन मिलने वाला है, तो क्यों ना स्पीड के साथ चला जाए, रास्ता खोजा जाए। ठीक है, रास्ता खोजा जाए, स्पीड के साथ चला जाए, और ऐसा ही किया चूहों ने, क्योंकि खुशबू आ रही थी, उन्हें भोजन तक पहुंचना था, उद्देश्य तक पहुंचना था। बट यहाँ तो कोई उद्देश्य नहीं था, कोई भोजन नहीं था, कोई भोजन नहीं था, तो अपनी ही गति में, अच्छा अच्छा यहाँ रास्ता है, अपनी ही गति में चलते रहे, अपनी ही गति में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और फिर जाके पहुंचे। तो बताओ, ग्रुप ए के चूहे ज्यादा जल्दी पहुंचे या ग्रुप बी के चूहे? सीधी सी बात है बेटा, ग्रुप ए के चूहे ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य का विशेष महत्व बताया है, उनके सामने क्या है, उद्देश्य है, इसलिए तुरंत वहां पहुंच गए। यहाँ क्लियर। अब क्या किया उन्होंने, यहां एक और भूल भुलैया में बी ग्रुप के चूहों को वापस रखा। कौन से ग्रुप को? बी ग्रुप के चूहों को वापस रखा, और यहां इनको भी क्या दे दिया गया, भोजन। ठीक है, ये बी ग्रुप के चूहे थे। ठीक है, यहां इनको भोजन नहीं था, बट अब क्या रख दिया, भोजन रख दिया। तो बी ग्रुप के जो चूहे थे वो कहां पहुंच गए, भोजन तक तुरंत। अब एक बात बताइए आप, अगर मैं यहां पर ए ग्रुप की बात करूं, ये भोजन तक पहुंचे थे, और इस वाले बी ग्रुप की बात करूं, ये भी भोजन तक पहुंचे, ये भी भोजन तक पहुंचे, ये भी भोजन तक पहुंचे, और ये भी भोजन तक पहुंचे, इन दोनों में से ज्यादा जल्दी भोजन तक कौन पहुंचा, ए ग्रुप के चूहे या बी ग्रुप के चूहे? बी ग्रुप के चूहे। क्यों? क्योंकि ये रास्ता तो पहले ही खोज चुके थे, ये मानचित्र तो उनके यहां दिमाग में पहले ही फिट हो चुका था, जो अव्यक्त था, गुप्त था, जो अव्यक्त था, गुप्त था, ये मानचित्र तो उनके दिमाग में पहले ही फिट हो चुका था। बात समझ में आ रही है? इसलिए उन्हें तो फिर भी टाइम लगा था, बट इनको बिल्कुल टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मानचित्र पहले सेट हो चुका था, नक्शा पहले सेट हो चुका था, जो अव्यक्त था, जो गुप्त था, और तेजी से पहुंच गए। तो दोबारा जब बी ग्रुप के सामने भोजन रखा गया, तो बी ग्रुप के चूहे ए ग्रुप से भी ज्यादा तीव्र गति से भोजन तक पहुंच गए। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले ए और बी को ही देखो, ए के सामने भोजन रखा गया, बी के सामने नहीं रखा गया, तो ए के चूहे ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उद्देश्य उनके सामने था, खुशबू आ रही थी, उनको भोजन तक पहुंचना था। बी ग्रुप के चूहों को डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि उद्देश्य तो कुछ था नहीं, तो भटकते 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 वहां तक पहुंचे। हाँ कि रास्ता यहाँ से वो तो खोज लिया, लेकिन जब इन्हीं बी ग्रुप के चूहों के सामने भोजन लाया गया, तो ये तो तुरंत पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रास्ता तो यहीं खोज लिया था। तो बी ग्रुप के चूहे दोबारा जब उनको भूल भुलैया में रखा गया भोजन के साथ, तो बी ग्रुप के चूहे ए ग्रुप से भी ज्यादा जल्दी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि मानचित्र, नक्शा पहले ही बन चुका था कि रास्ता कहां से आता है। ठीक है, रास्ता कहां से आता है। बात समझ में आ गई? तो देखो इधर
इतनी बात से यहाँ क्या क्या नाम निकल रहे हैं अपने, देखो ये समझ में आ ही गया था आपको। प्रतीक यानी साइन, कि इधर से इधर से इधर से अव्यक्त गुप्त अधिगम हुआ उन्हें, है ना, पहले वो रास्ता खोज चुके थे। उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत नाम क्लियर हो गया होगा। ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत, मानचित्र बन चुका था यहाँ पर, बी ग्रुप वाले चूहों के सामने मानचित्र बन चुका था, या संज्ञानात्मक मानचित्र कह दो, नक्शा सिद्धांत, नक्शा पहले ही बन चुका था, ठीक है, नक्शा पहले ही बन चुका था, इसलिए बी ग्रुप के चूहे ए ग्रुप से भी ज्यादा जल्दी पहुंच गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आगे लिखो, ठीक है, यहां तक तो आपने लिख लिया, आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन। चूहों पर किए गए प्रयोग से, चूहों पर किए गए प्रयोग से टॉलमेन ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का अनुसरण किया जाता है, प्रतीकों का अनुसरण किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये लाइन लिख लिया आपने। चलिए नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखो, प्राणी संज्ञानात्मक योग्यताओं के सहारे संपूर्ण परिस्थिति का मानसिक मानचित्र बना लेता है, इसीलिए इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, बस इतना सा ही तो सिद्धांत था किसका? टॉलमेन का। बिल्कुल इतना सा ही सिद्धांत था। वापस आप देख लीजिए, एक बार नामों पर हम चलेंगे। चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, चिन्ह यानी उद्दीपक, उद्दीपक व्यवहारवाद में होते हैं, पूर्णाकार यानी समग्रवाद, तो ये सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण है। प्रतीक सिद्धांत इसे कहा गया है, चिन्ह साइन, ठीक है, प्रतीक कह दो चिन्ह कह दो एक ही बात है, चिन्ह सिद्धांत प्रतीक सिद्धांत कहा गया है। अव्यक्त गुप्त अधिगम सिद्धांत, ठीक है, उद्देश्य पूर्ण अधिगम सिद्धांत, ज्ञान का मानचित्र या संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, ये दो नाम क्लियर है। प्रतीक नाम क्लियर है, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, चिन्हों के माध्यम से उद्दीपक तक पहुंचता है प्रतीक सिद्धांत, ठीक है। चूहों पर किए गए प्रयोग से आपको पता ही लगा कि उन्होंने अधिगम पहले ही कर लिया था, जो कि गुप्त था, गुप्त अधिगम, लैटेंट लर्निंग। उद्देश्य पूर्ण अधिगम होता है, इसमें उद्देश्य सामने होता है तो तुरंत अधिगम होता है। ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक योग्यताओं के सहारे मस्तिष्क में क्या बन जाता है? पूरी परिस्थिति का मानचित्र बन जाता है, तो ज्ञान का मानचित्र सिद्धांत। देखिए, टॉलमेन का कहना है कि बालक चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। किसके माध्यम से? चिन्हों के माध्यम से। जैसा कि सिद्धांत का नाम है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, चिन्हों के माध्यम से अधिगम करता है। चिन्ह किसे कहते हैं? वातावरणीय उद्दीपकों को क्या कहा जाता है? चिन्ह कहा जाता है। क्लियर? तो टॉलमेन का ये मानना है कि उद्देश्य का विशेष महत्व बताया है। किसने? टॉलमेन। उद्देश्य का विशेष महत्व बताया है कि प्राणी की कोई भी क्रिया होती है वो कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनपूर्ण होती है। हम कोई भी काम करें उसका कोई ना कोई क्या होता है? उद्देश्य होता है।
उद्देश्यपूर्ण प्रयोजनपूर्ण। 1932 में टॉलमैन ने चूहों पर प्रयोग किए 2 ग्रुप के चूहे ए और बी। पहले ए ग्रुप के चूहों के सामने भूल भुलैया में उन्हें रख दिया गया और एक सिरे पर क्या रख दिया गया, भोजन। लेकिन बी ग्रुप के चूहों के सामने भोजन नहीं रखा गया। तो कंपेरेटिवली ए ग्रुप के चूहे ज़्यादा जल्दी भोजन तक पहुंचेंगे, भोजन के उस स्थान तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने भोजन रूपी उद्देश्य था, जबकि टाइम लगेगा बी ग्रुप के चूहों को। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब उसी बी ग्रुप के चूहों को वापस भूल भुलैया में रखा गया और भोजन उनके सामने रख दिया गया, तब तो उनको ए ग्रुप के चूहों से भी कम समय लगा कहाँ तक पहुंचने में, भोजन तक पहुंचने में। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में नक्शा तो पहले ही बन चुका था, नक्शा पहले बन चुका था, तो बिल्कुल वो उन्हीं प्रतीकों की सहायता से तुरंत भोजन तक पहुंच गए। ठीक है, तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का अनुसरण किया जाता है। किसके अनुसार? टॉलमैन के अनुसार। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसका अनुसरण होता है? प्रतीकों का। प्रतीक सिद्धांत नाम है ही। ठीक है, और मानसिक मानचित्र बना लिया जाता है, इसलिए सिद्धांत को संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत या मानचित्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इतनी बात ध्यान रखनी है, टॉलमैन के सिद्धांत में कंप्लीट चर्चा में कर चुकी हूं, और वो भी बिल्कुल और बिल्कुल सरलता के साथ। तो उम्मीद करती हूं आपको ये सिद्धांत पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? समझ लिया सिद्धांत? ठीक है, सिद्धांत नंबर 10। अब क्या हम एक और सिद्धांत पढ़ लें आज? बताइए, आप बताते चले जाओ, मैं आपको फील कर लूंगी कि आप यस बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं। बिल्कुल आप यस ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा लेंदी सिद्धांत नहीं था, बहुत ज़्यादा लेंदी सिद्धांत नहीं था, इसलिए हम बिल्कुल एक और सिद्धांत पढ़ सकते हैं। 10वें सिद्धांत के बाद 11वां सिद्धांत हम कौन सा पढ़ेंगे? गुथरी का। रेडी है? तैयार है? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालिए, नंबर 11, गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत, या हम कहेंगे सामीप्य संबंध सिद्धांत। गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत, या हम कहेंगे सामीप्य संबंध सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। लिख लीजिए, समीपता अनुबंधन सिद्धांत या सामीप्य संबंध सिद्धांत। ठीक है, और नाम लिखेंगे हम, या प्रतिस्थापन सिद्धांत, या कह दो स्थानापन्न सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। प्रतिस्थापन सिद्धांत या स्थानापन्न सिद्धांत, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ठीक है, और अब इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल सा एक प्रयोग समझना है। वो प्रयोग क्या था? देखिए, एक बालक जिसका नाम था पीटर। क्या नाम था? पीटर। 3 साल का पीटर बालक। ये पीटर बालक मिसेस जोन्स की गोद में बैठा हुआ है, बिल्कुल करीब। क्यों? क्योंकि ये पीटर मिसेस जोन्स पर क्या करता है? विश्वास। ठीक है, 3
साल का बच्चा है, उसका नाम है पीटर, और ये पीटर मिसेस जोन्स की गोद में बैठा हुआ है। गोद में बैठा हुआ इट मीन्स मिसेस जोन्स पर ये क्या करता है? विश्वास। लेकिन ये पीटर डरता है किससे? खरगोश से। किससे? खरगोश से। किससे डरता है? खरगोश से डरता है। तो यहां पर खरगोश क्या है? खरगोश क्या है? उद्दीपक। उद्दीपक। विश्वास क्या है? अनुक्रिया। ठीक है, खरगोश क्या है? उद्दीपक। विश्वास क्या है? अनुक्रिया। क्या पीटर खरगोश पर विश्वास रूपी अनुक्रिया करता है? नहीं। क्या इन दोनों में अनुबंधन है? नहीं, क्योंकि वो डरता है। ठीक है, पीटर खरगोश से डरता है। अब ये डर दूर करना है। कैसे दूर करेंगे हम डर? और डरते हैं मोस्टली बच्चे। आपने देखा होगा, आप में से भी कई कुत्तों से डर लगता होगा, कईयों को बिल्कुल नहीं लगता है। कई घर में कुत्ते पालते हैं, आराम से बैठाते हैं, गोदी में घुमाते हैं, लेकिन कईयों को बहुत और बहुत ज्यादा क्या लगता है? डर लगता है। बिल्कुल ऐसा होता है। डर दूर भगाना है तो क्या करेंगे आप? पीटर को किससे डर लग रहा है? खरगोश से डर लग रहा है। तो इस डर को दूर भगाने के लिए क्या हम खरगोश को सीधे उठाएंगे और पीटर की गोद में डाल देंगे? ऐसा करेंगे? ना बाबा, ऐसा कभी मत करना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो इतना भयंकर डर जाएगा कि आप उसका डर कभी दूर नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पीटर खरगोश पर भी विश्वास करने लगे, पीटर जैसे मिसेस जोन्स पर विश्वास करता है वैसे ही पीटर खरगोश पर भी विश्वास करने लगे, तो समीप लाओ दोनों को। धीरे 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 खरगोश को पास लाओ, धीरे धीरे समीप लाओ, धीरे धीरे पास, धीरे धीरे पास। जैसे आप खरगोश को धीरे धीरे पास लाओगे, कई बार होता है ना, मुलाकात करवाई जाती है, जब बच्चा डरता है तो आप खरगोश को अपनी गोद में रखो, बच्चे से कहो देखो बेटा थोड़ा सा टच करो, आप इसके पैर को टच करो, देखो ये इसके कान है, इसे टच करो। धीरे 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 समीपता बढ़ाओ। धीरे धीरे समीपता बढ़ाओगे तो बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा कि पीटर यही अनुक्रिया किस पर करने लग जाएगा? यही विश्वास किस पर करने लग जाएगा? खरगोश पर करने लग जाएगा। खरगोश पर करने लग जाएगा। यानी कि हमें इस उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच क्या लानी होगी? समीपता। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समीपता लानी होगी। समीपता लानी होगी तो बिल्कुल पीटर जो है विश्वास करने लग जाएगा किस पर? खरगोश पर। इतनी वही विश्वास किसके प्रति होने लगा? खरगोश के प्रति होने लगा। यानी प्रतिस्थापन हो गया, स्थानापन्न हो गया। ठीक है, जो विश्वास केवल मिसेस जोन्स के प्रति था वही विश्वास खरगोश के प्रति भी हो गया। तो नाम क्लियर हो गए, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न सिद्धांत। ठीक है, इतनी बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। और अब कुछ लाइंस आप लिख सकते हैं। लिखिए, लिखना शुरू करो। गुथरी ने 3 वर्षीय पीटर व खरगोश पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच समीपता स्थापित करनी चाहिए। समीपता स्थापित करनी चाहिए ताकि अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके तथा उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच
उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, गुथरी सीखने में पुनर्बलन व अभ्यास दोनों को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, गुथरी के अनुसार सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है। एक ही प्रयास का परिणाम होता है। एक ही प्रयास का परिणाम होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को एकल प्रयास सिद्धांत भी कहा जाता है। लिख लिया इतना? एकल प्रयास सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, एक और लाइन लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर प्रतिस्थापित करने की क्रिया से है। प्रतिस्थापित करने की क्रिया से है। बस इतनी बात ध्यान रखनी गुथरी वाले में। वापस देख लो एक बार। ठीक, गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत, या हम क्या कहेंगे बेटा, सिद्धांतों के नाम पर विशेष फोकस रखना है आपको। नाम बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। तो गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत, या हम क्या कहेंगे, सामीप्य संबंध सिद्धांत, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, या प्रतिस्थापन सिद्धांत, या स्थानापन्न सिद्धांत। ठीक है, आप गुथरी वाले सिद्धांत में ध्यान रखेंगे 3 वर्षीय पीटर पर प्रयोग किया गया। पीटर जो कि मिसेस जॉन्स की गोद में बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि इन पर विश्वास करता है, लेकिन पीटर को डर लगता है किसी खरगोश से। ठीक है, खरगोश क्या है? उद्दीपक। विश्वास क्या है? अनुक्रिया। अब हमें क्या करना है कि दोनों में समीपता लानी है। विश्वास, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समीपता लानी है, मतलब अनुबंधन स्थापित करना है। अनुबंधन स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? इनके बीच समीपता लानी होगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे खरगोश को समीप लाया गया, तो अनुक्रिया, विश्वास रूपी अनुक्रिया खरगोश के प्रति भी होने लगी। ठीक है, खरगोश के प्रति भी होने लगी। तो सिंपल गुथरी जो है पीटर और खरगोश पर किए गए प्रयोग से निष्कर्ष निकालते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समीपता लाने से अधिगम प्रभावशाली होता है। ठीक है, उद्दीपक व अनुक्रिया में अनुबंधन स्थापित होता है। क्या लाने से? समीपता लाने से। दूसरी बात आप ध्यान रखना कि जो गुथरी है वो पुनर्बलन और अभ्यास को महत्व नहीं देते हैं। ध्यान रखना, पुनर्बलन अभ्यास को महत्व नहीं देते हैं। कौन? गुथरी। गुथरी का कहना है कि सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है। प्रयास करो, एक प्रयास में बच्चा सीख जाता है, एक ही प्रयास का परिणाम होता है। इसीलिए इसको एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। एकल प्रयास का सिद्धांत, तो एक नाम ये भी है बेटा,
एक नाम ये भी आप ध्यान रखना, एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा है कि सिद्धांत के अनुसार सीखना क्या है? सीखना जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को, जो भी अनुक्रिया है वो चाहे जन्मजात हो या अर्जित हो, को दूसरे उद्दीपकों की ओर प्रतिस्थापित करना है ना। ये अनुक्रिया का क्या हो गया? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन क्यों हो गया? समीपता लाने से। समीपता लाने से विश्वास रूपी अनुक्रिया का क्या हो गया? प्रतिस्थापन। कोई भी क्रिया हो, चाहे वो जन्मजात हो चाहे वो अर्जित हो, जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर प्रतिस्थापित करने की क्रिया है। इतनी सी बात बेटा ध्यान रखनी है आपको। ये हो गया अपना कौन सा सिद्धांत? गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत। इतनी बातें ध्यान रखेंगे, मोर देन सफिशिएंट, काफी है। क्योंकि बेटा इतना ध्यान रख लोगे ना, वही बहुत है। पूरे अधिगम में 13 सिद्धांत मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, 11 पढ़ा चुकी हूँ, 2 सिद्धांत अभी और पढ़ने हैं हमें, 2 सिद्धांत और पढ़ने। लेकिन आज आप इन दोनों सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे बहुत अच्छे से। सिंपल से सिद्धांत है, जितनी जितनी लाइंस बताइए रिपीट भी हाथों हाथ करवा दिया मैंने। और अब आपके पास होती है ना क्लास, आप जितने मन आए उतनी बार सुनो, लेकिन इस कंटेंट को बिल्कुल दिलो दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लो, क्योंकि मनोविज्ञान हर एग्जाम में काम आने वाली है बेटा। मनोविज्ञान से बच ही नहीं सकते आप, हर एग्जाम में काम आने वाली है, इसलिए बहुत अच्छे से इनको आत्मसात करो। तो ये सिद्धांत भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स ना देख पा रही हूँ, ना पढ़ पा रही हूँ, नो प्रॉब्लम। उम्मीद करती हूँ कि कल की क्लास में मैं आपके कमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।